Welcome to all. Today we shall discuss a new topic that is आपका इकोसिस्टम। आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो आज देखिए कि इकोसिस्टम पर हम बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम पर। तो ये सबसे पहले जानने की बात है इकोलॉजी क्या है। तो पहले हमने सिनॉप्सिस बना दिया है इकोलॉजी, इकोसिस्टम, टाइप्स, फीचर्स, स्ट्रक्चर, एनर्जी फ्लो, बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। देन फर्स्ट यू हैव टू कम व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी। इको मीन्स होता है आपका ई फॉर इन्वायरमेंट, ई से इन्वायरमेंट है, ठीक है। और सी मीन्स कंटेनर, एक प्रकार का कंटेनर होता है। ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। देन यू नो फर्स्ट ई फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण। एंड इन्वायरमेंट या पर्यावरण ही एक प्रकार का कंटेनर है, मान के चलिए, जिसमें ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और लॉजी मीन्स स्टडी, तो मीन्स स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, ये मेन है। ओडम ने सबसे पहले परिभाषा बताई, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। मतलब आपको नेचर की स्टडी करनी है और उसका फंक्शन जानना है, तो दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार, दूसरे साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं ये, इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। मीन्स हमने पहले ही बताया आपको कि पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के बीच कौन सा रिलेशनशिप होगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक टाइप का एक संबंध होगा, बेहतर संबंध होगा। और या मतलब ये कह सकते हो कि इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स मीन्स आपका बायोटिक, और आपका जो नॉन लिविंग है वो है एबायोटिक। इस प्रकार से ये हो गया आपको इकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट। फिर उसके बाद आइए व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो टर्म है, इट इज़ प्रपोज्ड बाय टेंसले, 1935 में इसको बताया टेंसले ने। और जो अपन ये टेक्निकल टर्म है, नॉन टेक्निकल टर्म इज कॉल्ड नेचर। नेचर को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं टेक्निकल टर्म। अब देखिए इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम इज एन इंटरएक्टिंग सिस्टम बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मीन्स हमने पहले ही देखा इकोलॉजी में, वहाँ ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप थी और यहाँ इंटरएक्शन। तो यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, देन यू कैन से इकोलॉजी इज relationship between both, means biotic and abiotic, but system is called interaction, means ecosystem means interacting system है between biotic and abiotic, यानी living and non living। तो मतलब ये इंटरएक्टिंग सिस्टम है और वो रिलेशनशिप वाली बात है। अब बोथ इंटरएक्ट, जब दोनों सिस्टम बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट दे विल इंटरएक्ट, तो इकोसिस्टम बनेगा। और उसमें ध्यान देंगे, एक होगा मटेरियल साइकिल, खनिजों का चक्रीकरण, और दूसरा होगा फ्लो ऑफ एनर्जी। किसी भी इकोसिस्टम की खासियत ये होगी कि वहाँ पर मटेरियल का साइकिल होगा और फ्लो ऑफ एनर्जी होगी। मतलब खनिजों का चक्रीकरण, जिसको आप लोग बायो जियो केमिकल साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और फ्लो ऑफ एनर्जी होगी। एनर्जी इज ट्रांसफर्म फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। हमेशा ध्यान देंगे कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होगा वो फ्रॉम एक जीव से दूसरे जीव की ओर हो। और फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगी, एक ही दिशा की ओर प्रभावित होगी। अब टाइप्स में देख लीजिए, मोस्टली 3 टाइप्स के इकोसिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं बायोस्फीयर में, पूरे जैव मंडल में। वन इज कॉल्ड फ्रेश वाटर, एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेराइन, एंड थर्ड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तमाम आ जाएंगे, क्रॉप फील्ड आ जाएगा, पॉन्ड आ जाएगा, पॉन्ड आपका फ्रेश वाटर में आ जाएगा, लेक वगैरह में इसमें आ जाएंगे फ्रेश वाटर में, फॉरेस्ट आ जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल में, ग्रास लैंड, डेजर्ट, लैंड इकोसिस्टम, एंड देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर ऑपरेटिंग। ठीक है, इसमें मैन मेड भी सब हैं। अब देखिए फीचर्स, किसी भी इकोसिस्टम में आप जाएंगे तो आपको
सबसे पहले जो फीचर मिलेगा वहाँ साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का चक्रीकरण होगा ही होगा, दैट इज कॉल्ड बायो जियो केमिकल साइकिल। वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करेंगे दे विल बी प्लांट। देखिए प्लांट है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एटमॉस्फेयर से और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएगा, भोज्य पदार्थ बनाएगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, फैट्स के रूप में, तमाम चीज़ें उनके अंदर बनेंगी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और इन इनकी जो बॉडी है फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्लांट्स बनाए हैं ऑर्गेनिक मटेरियल बॉडी में अपने, उसको हर्बीवोरस, जैसे डियर हो गया, काऊ हो गया, तमाम शाकाहारी जीव, छोटे जीव भी खाएंगे, तमाम इंसेक्ट वगैरह। और इसके बाद उनको कार्निवोरस खाएंगे, जैसे वुल्फ और टाइगर वगैरह, एक सामान हमने बताया है। और अल्टीमेटली इन सब की, इनकी भी डेथ होगी, इनकी भी डेथ होगी, इनकी भी डेथ होगी, और एक्सक्रीशन वगैरह भी होगा, उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से तमाम वेस्टफुल पदार्थ निकलेंगे। दे ऑल विल बी डिकम्पोज्ड, उनका डिकम्पोजिशन होगा डिकम्पोजर के द्वारा, और रीबैक कर दिए जाएंगे पर्यावरण को एज ए रॉ मटेरियल। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तमाम जो फॉस्फेट वगैरह हैं, सब रॉ मटेरियल अर्थ को या इन्वायरमेंट को बैक कर दिए जाएंगे, रीबैक जिसको बोलते हैं, फिर से प्लांट यूज कर लेंगे। इस प्रकार से ये साइक्लिंग ऑफ मटेरियल चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद फिर से देखिए आप, दूसरा है फ्लो ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था, साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स या मटेरियल। फ्लो ऑफ एनर्जी देखिए, सन इज आवर सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से एनर्जी आ रही है, इसको ग्रीन प्लांट ने कैप्चर किया, फिर हर्बीवोरस ने, फिर कार्निवोरस ने। दिस इज कॉल्ड फूड चेन, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम सन टू दिस, मतलब ये तो सन एनर्जी है बट इट इज कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी इन ग्रीन प्लांट बाय ग्रीन प्लांट, और उसके बाद ही फूड एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि देयर इज ए ग्रेट लॉस ऑफ एनर्जी इन ईच ट्रांसफर, प्रत्येक ट्रांसफर में 90% एनर्जी विल बी लॉस्ट एज ए हीट। 5000 में देखिए 5000 से 500 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 0.5, अल्टीमेटली लास्ट वाले को 0.5 ही मिल पा रहा है। इस प्रकार से देखा हमने कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है डज नॉट सर्कुलेट लाइक मिनरल्स, मिनरल्स की तरह ये चक्रीकरण वापस नहीं जा रहा सूर्य में, यहाँ सूर्य में वापस जाए, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका फ्लो नहीं हो, फ्लो जो हो रहा है केवल फ्लो होता है, वो भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, देखिए सीधा जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी इकोसिस्टम में दो फीचर्स होंगे, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स एंड आपका जो ये था, जो क्या थर्ड वाला, दूसरा जो था फ्लो ऑफ एनर्जी होगी। अब इसके बाद अगला अपन देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में अब ध्यान देंगे कि फ्रॉम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल इकोसिस्टम्स आर बेसिकली सिमिलर। जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, चाहे वो ग्रास लैंड हो, चाहे आपका फॉरेस्ट वाला हो, कुछ भी हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, सब में ही स्ट्रक्चरल, उसकी संरचना और उसकी क्रियात्मक जो पॉइंट्स हैं सब में एक बराबर होंगे, फंक्शनल। तो ओडम के अनुसार किसी भी इकोसिस्टम में 6 कंपोनेंट्स होंगे। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 6 कंपोनेंट्स, 1 to 3 इज एबायोटिक एंड 4 to 6 बायोटिक। तो इन एबायोटिक में देखिए आप, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आपका सल्फर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रहेंगे दे विल बी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाए जाएंगे। और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं दे विल बी लिंक बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक के बीच की ये कनेक्टिंग लिंक मान लीजिए आप। थर्ड है क्लाइमेटिक रीजन, दैट इज लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, तमाम जो प्रकाश है, तापमान है, वर्षा है, ह्यूमिडिटी है, ये सब एबायोटिक में आ जाएंगे। इसके बाद बायोटिक में आते हैं अपन। बायोटिक में देखिए 4 to 6 प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप्स जो भी रहेंगे, ग्रीन प्लांट वगैरह, बैक्टीरिया भी कुछ हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, सभी नहीं करते, दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एंड मैक्रो कंज्यूमर, दे आर हेट्रोट्रॉप्स और यू कैन से फैगोट्रॉप्स, मीन्स जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते, दे आर अनेबल टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बिकॉज हैविंग नो क्लोरोफिल, that's why they are called macro consumer. And last one is micro consumer, they are also called decomposer, means जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, तमाम ये सब माइक्रो कंज्यूमर में है। दस एन इकोसिस्टम, देखिए इकोसिस्टम में क्या हुआ,
एबायोटिक एंड बायोटिक, दो यहाँ पर कंपोनेंट हैं, एबायोटिक प्लस बायोटिक में 3 ले लीजिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। इस प्रकार से अब आइए प्रोड्यूसर के बारे में। प्रोड्यूसर क्या है? ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो मैंने पहले बताया, दे प्रोड्यूसेस ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये भोजन बनाएंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और आपका क्लोरोफिल की प्रेजेंस रहेगा उनमें, और सनलाइट की उपस्थिति में फूड बनाएंगे और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ध्यान रहे बैक्टीरिया में आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस समय यहाँ पानी का यूज नहीं होगा, बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन डोनर के रूप में यूज की जाती है। अब इसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में जानने के बाद प्रोड्यूसर का और डिटेल जानिए कि द ग्रीन प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर मोस्टली। ठीक है, ग्रीन प्लांट जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर का लाइन P1 हमने नाम दिया है, P1। ठीक है, और बिकॉज दे कन्वर्ट रेडियंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब जो रेडियंट एनर्जी आ रही है सूर्य के द्वारा, सनलाइट के द्वारा, उसको कन्वर्ट किया जाता है प्लांट के द्वारा, ग्रीन प्लांट के द्वारा, इनटू केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ए पार्ट ऑफ दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फॉर डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी। जो मतलब जो एनर्जी बनाते हैं लोग स्टोर करके, उसका प्लांट्स खुद ही यूज करता है, पार्ट का पूरा यूज नहीं कर पाता, और वो द रेस्ट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड, बाकी एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है फल के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, दाने के रूप में। तो वो जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है इज स्टोर्ड एंड इज मेड अवेलेबल टू अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो भी हेट्रोट्रॉप्स हैं, कंज्यूमर्स हैं हम लोग, जो जानवर्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह, सबके द्वारा यूज की जाती है और वो हम लोग को अवेलेबल हो जाती है। तो ये प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा रोल है। यदि प्रोड्यूसर ना रहे तो सृष्टि नहीं चल सकती, बिकॉज दे कैन फिक्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। भाई आइए फिफ्थ जो आपका इकोसिस्टम का मेन कंपोनेंट है, दैट इज कंज्यूमर, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉप, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता जिसको बोलते हैं, सब हेट्रोट्रॉप्स हैं, मतलब हैविंग नो क्लोरोफिल, नॉन ग्रीन है ये देखिए, और हैंस दे कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जैसे एनिमल्स हो गया, और जैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स भी हैं, जैसे आपका कस्कुटा रिफ्लेक्सा मैंने बताया था, अमरबेल पिछली बार। ठीक है ना, तमाम ऐसे कुछ पौधे हैं जो कि क्लोरोफिल लेस हैं और वो डिपेंडेंट हैं। सेप्रोफिटिक भी हुए कुछ टाइप के, फंजाई वगैरह सब हैं। इसके बाद आइए आप प्राइमरी कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की लिस्ट है। प्राइमरी कंज्यूमर इज C1, हर्बीवोर्स कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं। डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड, जिसमें इंसेक्ट आ जाएगा, रैबिट्स आ जाएंगे, काउज आ जाएंगे, रोडेंट्स वगैरह सभी तमाम जो हैं ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा, दे आर कॉल्ड आल्सो कार्निवोरस। ठीक है, डिपेंड अपॉन कंज्यूमर नंबर 1, और उसी प्रकार से कंज्यूमर नंबर 2, कंज्यूमर नंबर 3, इस प्रकार से लंबी चैन बन सकती है। जैसे फ्रॉग है आपका, और इधर से आपको स्नेक है, ठीक है ना, डॉग है, दीज आर दी सेकेंडरी कंज्यूमर। और टॉप कंज्यूमर क्या कहलाएंगे या टॉप कार्निवोरस? दे ईट्स सेकेंडरी एंड प्राइमरी बोथ, किसी को भी खा सकते हैं टॉप वाले, जनरली सेकेंड को खाते हैं पर फर्स्ट को भी खा सकते हैं। और जैसे पीकॉक हो गया आपका, लायन हो गया, वल्चर हो गया, जैसे मोर को ले लिए। अब मोर ये नहीं कि सांप का इंतजार करता बैठा रहेगा कि सांप आएगा, स्नेक आएगा तब मैं खाऊंगा सेकेंडरी को, ऐसा नहीं। छोटे मोटे को देखा मान लीजिए, इंसेक्ट वगैरह को, उसको भी ये खा जाता है। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि तमाम हमने इकोसिस्टम में आपको बताए कि उसका स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है, और उसमें आपने आपको बता दिया आपको प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, माइक्रो कंज्यूमर क्या है। माइक्रो कंज्यूमर बचा है तो माइक्रो कंज्यूमर को बताते हैं। और माइक्रो कंज्यूमर में आप देखिए, अच्छा इसके पहले और थोड़ा देख लीजिए कि ये जो कंज्यूमर्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोड्यूसर। कभी कभी पूछा जाता है कि हाउ यू कैन से द कंज्यूमर इज सेकेंडरी प्रोड्यूसर, तो बताना होगा। जैसे डियर है, डियर मतलब हिरण, तो डियर कंज्यूम्स ग्रीन, आपका ये देखिए ग्रीन मतलब ग्रासेज एंड प्रोड्यूस इट्स बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। मतलब एक जो हिरण है वो ग्रास तो खाती है, कंज्यूम करती है, लेकिन अब उसके बदले अपनी बॉडी बना रही है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बना रही है, घास खा के अपना जीवन चला रही है, उसके साथ साथ प्रोड्यूस कर रही है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, ईटेन बाई लायन। अब लायन खाता है तो डियर को इसलिए खाता है कि वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल समझ के खाता है, ठीक है। और हम लोग जो खाते हैं वो
एक प्रकार से उसका एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि हमारा वो भोजन नहीं है। लायन के पास और कोई चारा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल को ही खाएगा, वो घास नहीं खा सकता। इसीलिए देखिए, ग्रास इज ईटन बाई डियर एंड डियर इज ईटन बाई लायन डायरेक्टली, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कार्निवोरस कहलाएंगे, लेकिन ग्रास डायरेक्ट लायन नहीं खा सकता, इनडायरेक्ट रूप से लायन ग्रास को खा रहा है। सपोज कैसे इनडायरेक्ट रूप से खा रहा है, डियर मान लो नहीं होती तो लायन भी नहीं होता, और डियर किसके दम पे है, ग्रास के दम पे है, ठीक है। इसलिए कह सकते हो दस लायन इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्लांट फॉर इट्स फूड, अपने भोजन के लिए डायरेक्टली डिपेंडेंट है। किस कौन, लायन डियर पे। और ग्रास किस पर डिपेंडेंट है, आपका डियर किस पर डिपेंडेंट है, ग्रास पर। और ग्रास किस पर डिपेंडेंट है, अपनी खुद की एक्टिविटी पर, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो या प्राइमरी कंज्यूमर, अगले के लिए वो प्रोड्यूसर का काम करता है। अब डीकम्पोजर, डीकम्पोजर का जो रोल है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में डीकम्पोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फंजाई, बैक्टीरिया, दे लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर बाई ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो हैं वो जब डेड हो जाते हैं तो उनके डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ये ग्रो करते हैं, और वहाँ से वो दे गेट एनर्जी, ठीक है, और उसको वो डिकम्पोज करते हैं। इस प्रकार से दे प्ले ए रोल इन साइकिलिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल के साइकिलिंग में डीकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल है, और ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से आपको जो डेड बॉडी है उनसे ये मटेरियल को रीबैक करते हैं पर्यावरण में। तो इस प्रकार से डीकम्पोजर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए डीकम्पोजर ना रहे, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह तमाम, तो ये पूरी धरती लाशों से पटी रह जाएगी। पर्टिकुलरली जो जानवर वगैरह मरते हैं, छोटे मोटे कीड़े वीड़े मरते हैं, इनका सबका डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि उनको हम सबको बर्न तो करते नहीं। इस प्रकार से बहुत बड़ा योगदान, ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ दी डीकम्पोजर आपको बताया गया। इस प्रकार से इकोसिस्टम में हमने तमाम स्ट्रक्चर में जान लिया कि ये सब चीज़ें होती हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है इकोसिस्टम में, वो बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। किस प्रकार से आपका जो इकोसिस्टम है उसको संतुलन बनाया जाए या होता है। किसी भी इकोसिस्टम, इन एनी इकोसिस्टम बोथ कंपोनेंट्स आर इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी साम्यावस्था होनी चाहिए। देखिए ए बी हमने किया है, ए बी इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये, और ये इस प्रकार से किया है। ये एबायोटिक और बायोटिक दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट, बराबर, इधर की मात्रा न ज़्यादा हो ना इधर की मात्रा ज़्यादा हो। द अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर, जो भी फूड मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, इट इज़ बैलेंस्ड अगेंस्ट द रॉ मटेरियल रिटर्न टू इन्वायरमेंट बाय डीकम्पोजर। मीन्स जो भी मटेरियल है आपका प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है, वो रॉ मटेरियल जो रिटर्न किया जा रहा है पर्यावरण को डीकम्पोजिशन के माध्यम से, ठीक है, वो बैलेंस होना चाहिए। मीन्स जो भी मटेरियल बनाया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा वो उतना ही बनेगा जितना रॉ मटेरियल रिटर्न किया जाता है डीकम्पोजर के द्वारा पर्यावरण को। क्लियर? इस प्रकार से एक बैलेंस बना रहता है। एनी टाइम दिस बैलेंस इज अपसेट आइदर बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल फोर्सेज, मतलब कभी कभी होता यह है कि ये जो संतुलन है इकोसिस्टम के बीच वो अपसेट हो जाता है, चाहे तो नेचुरल कारणों से हो सकता है या फिर आपका आर्टिफिशियल फोर्सेज के कारण हो सकता है। इट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, जिससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड फूड चेन एंड फूड वेब भी डिस्टर्ब। इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है, पूरी फूड चेन और फूड वेब डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि इकोसिस्टम में फूड चेन और फूड वेब ही है। जो आपने देखा ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, वो फूड चेन है। पर फूड चेन वास्तव में इतनी सरल नहीं है कि केवल इंसेक्ट को केवल आगे वाला ही खाएगा, स्नेक ही खाएगा, कोई भी किसी को खा सकता है। तो वही प्रकार से जाल बन जाता है, जो आपको अगले किसी वीडियो में बताया जाएगा फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है। फूड चेन जनरली अभी एक लाइन बता देते हैं, यूनिडायरेक्शनल जो ट्रांसफर होगा ट्रैफिक लेवल का, ट्रैफिक लेवल में फर्स्ट ट्रैफिक लेवल से सेकंड थर्ड, और वो फूड चेन है एनर्जी का। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा उसमें तो एक जाल बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड फूड वेव। ये फूड वेव हमेशा मल्टी डायरेक्शनल होगी और फूड चेन यूनिडायरेक्शनल होगी। अब इसके बाद आइए
द पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर को P2 भी बोल सकते हो, मतलब सेकेंडरी प्रोड्यूसर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कार्निवोरस आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर। मतलब जो पॉपुलेशन है प्राइमरी कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की, सेकेंडरी कंज्यूमर की, टॉप कार्निवोरस की, ये इक्विलिब्रियम में रहेंगी नंबर के हिसाब से भी। नंबर भी ये नहीं कि जैसे घास का मैदान है तो घास के मैदान में ग्रासेस की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें जो तमाम इंसेक्ट्स हैं उनकी संख्या घास की तुलना में आपको कम दिखाई देगी, ठीक है। और उसके बाद उसमें फ्रॉक्स की संख्या और कम दिखाई देगी, स्नेक्स की संख्या फ्रॉक से भी कम दिखाई देगी। मतलब कहने का मतलब कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर आल्सो। अब देखिए, इफ़ कंज्यूमर्स इंक्रीजेज इन नंबर, मान लीजिए उपभोक्ता बढ़ गए फॉर सम रीजन, तो होगा क्या, देयर फूड सप्लाई गेट एग्जॉस्टेड, दे कुड डाई ऑफ स्टारवेशन। मतलब यदि मान लीजिए संख्या बढ़ रही कंज्यूमर्स की, तो आप देखेंगे कि फूड सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाएगी। फूड सप्लाई तो हो नहीं पा रही, प्रोड्यूसर उतने ही हैं, तो भूख कुड डाई ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई देशों में बहुत ज़्यादा बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, उनको प्रॉपर भोजन नहीं मिल पा रहा है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है, मर रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी तुलना में प्रोड्यूसर्स जो हैं, ग्रीन प्लांट जो हैं, भोजन पानी जो है उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार से देखिए कि इकोसिस्टम को जो बैलेंस करने के लिए हमको जो सबसे बड़ी बात देखनी है वो सभी चीज़ों का इक्विलिब्रियम स्टेट में बैलेंस होना चाहिए। ऑन अदर हैंड, इफ़ द नंबर ऑफ फूड प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर एंड हर्बीवोरस फ्लक्चुएट्स एक्सेसिवली, मान लो यदि किसी कारणवश फूड प्लांट्स की बहुत ज़्यादा, आपको कहने का मतलब बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, एंड हर्बीवोरस फ्लक्चुएट करेंगे, जैसे प्रोड्यूसर्स बढ़ जाएंगे तो हर्बीवोरस का फ्लक्चुएशन होगा, बहुत ज़्यादा हर्बीवोरस आ जाएंगे, इंसेक्ट वगैरह आ जाएंगी, इधर आपका डियर वियर आ जाएंगी, तमाम चीज़ें, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होगा, उसी तुलना में प्रीडेटर्स भी बढ़ेंगे, प्रीडेटर कुड आल्सो वेरी इन प्रोपोर्शनेट मैनर। मतलब कहने का मतलब यदि फूड प्लांट्स बढ़ रहे हैं तो हर्बीवोरस फ्लक्चुएट करेंगे और उसी की तुलना में प्रीडेटर्स भी, मतलब सबका रिप्रोडक्शन फास्ट होने लगेगा और सबकी संख्या बढ़ने लगेगी। इसी प्रकार से रिसेंटली देखा गया, व्हेन द फ्रॉक्स मतलब मेंढक हैव बीन कैप्चर्ड एंड हैव बीन किल्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन एक्सपोर्ट, मतलब हमको एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहर भेजने के लिए आयात और निर्यात और एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए, प्रायोगिक कार्यों के लिए हमने मेंढक को पकड़ना शुरू किया था और उनको किल भी किया था और कई लोग उसको खाने का भी यूज किए थे। तो जिससे इकोसिस्टम क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। क्यों डिस्टर्ब हो गया था भाई मेंढक से? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग आपका पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट की जनसंख्या बढ़ गई थी, रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। मतलब देखने का प्रयास कीजिए आप कि यहाँ पर जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं वो खड़ी फसल नष्ट हो रही थी। क्यों? इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि हमने वहाँ जो इंसेक्ट को खाने वाले थे आपके मेंढक वगैरह, उनको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। इसलिए जब सरकार को रियलाइज़ हुआ, व्हेन दिस रियलाइज द मास कैप्चर एंड स्लॉटर ऑफ फ्रॉक्स, मतलब जो फ्रॉक्स का जो स्लॉटर हो रहा था और उसकी मास कैप्चरिंग, उसको बैंड लगा दिया गया और एक नया प्रोग्राम बनाया गया, सेव फ्रॉक, मेंढक बचाओ अभियान चलाया गया। इस प्रकार से दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो आप लोग देखते होंगे आजकल ये जैविक नियंत्रण किया गया बहुत अच्छा। आजकल मेंढक वगैरह किसी भी एनिमल्स की प्रैक्टिकल रूम में कटाई नहीं हो रही है, डिसेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। केवल प्लास्टिक के फ्रॉक्स वगैरह बच्चों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण में आपको ही नुकसान हो रहा था। आपकी खड़ी फसल नष्ट हो रही थी इंसेक्ट बढ़ने के कारण, क्योंकि होना बहुत ज़रूरी है इनका फ्रॉक्स वगैरह का, तो सभी जीवों का होना जरूरी है। सिमिलर रिजल्ट ऑकर्स इफ कार्निवोरस और सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इकोसिस्टम। यदि मान लो हम किसी इकोसिस्टम में किसी कार्निवोरस को वहाँ से अलग कर दें या सेकेंडरी कंज्यूमर को अलग कर दें, ठीक है, इकोसिस्टम से, तो उससे क्या होगा, हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई बियॉन्ड कंट्रोल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको लगता है सांपों से डर लगता है, हमारे भारत वालों को, दुनिया को लगता है, जान का बहुत लोगों को पड़ा हुआ है, तो
करते क्या है, सांप को देखते साथ वो उसको नष्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसका परिणाम आप लोग देखिए होता क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ रैट्स, चूहों की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है, मतलब जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। तो जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है चूहों का, ये डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ आपका स्नेक। आपने इस एरिया से सांपों को हटा दिया है टोटल, अपने डर के मारे कि हमको काट ना ले कहीं। तो उससे क्या हुआ, चूहे की संख्या बढ़ती जा रही। अब ध्यान रहे कि एक चूहा, एक रैट करीब करीब 1000 आपके चूहे साल भर में, अपने पूरे जीवन भर में खाता है। सोचिए 1000, अब उसका पूरा परिवार, चूहों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो एक सांप यदि मारा तो आपने कई चूहे बढ़ जाएंगे और उनका फिर परिवार बढ़ेगा, और इस प्रकार से चूहों की संख्या बढ़ती जाएगी। और आपके जो खेती किसानी के दाने हैं वो सारे के सारे ये बीज खेतों में जाके ख़त्म कर देते हैं। सोचिए, अंदर तो आएंगे ही आएंगे, बाद में खेतों में ही तबाह कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए हमको किसी भी हालत में स्नेक्स को नहीं मारना है। ध्यान रहे, स्नेक प्रोटेक्शन भी आपको करना होगा, सभी जीवों के प्रति आपको दयावान रहना चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा कि 10 प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए आपको क्या क्या देखना होगा, प्रोड्यूसर का भी रहना और आपका कंज्यूमर का भी और डीकम्पोजर सबका रहना जरूरी है। अब देखिए एक तो ये यहाँ पर हमने एक लैंड पॉन्ड इकोसिस्टम लिया आपका जल में, और ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आपको ये तमाम जो मछलियाँ, फिश वगैरह और तमाम दिख रहे हैं एनिमल्स, ठीक है ना, ये सारे के सारे। और इधर प्लांट दिख रहे हैं प्रोड्यूसर में, ये प्रोड्यूसर देखिए आप, दिख रहा है अंदर भी फाइटोप्लैंक्टन्स और आपका मैक्रोफाइट्स, रूटेड, दीज आर दी प्रोड्यूसर। ये सन आ रहा है, सनलाइट ले रहे हैं ये, दे आर गेटिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और इस प्रकार से भोजन बना रहे हैं ये। अब इसके बाद तमाम जो इंसेक्ट आपके वो रहेंगे, जू प्लैंक्टन्स वगैरह, ये सब यहाँ पर नीचे हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोड्यूसर को ईट करेंगे, फिर उसके बाद छोटी मछली बड़ी मछली को खाई, फूड चैन बन जाएगी कुल मिला के। तो इस प्रकार से यहाँ ये सब बायोटिक कंपोनेंट अंदर दिख रहा है, एबायोटिक कंपोनेंट दिख रहा है। ये बताने का प्रयास किया गया है कि इकोसिस्टम में तमाम जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये हैं, ठीक है, बेसिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हैं। इसके बाद प्रोड्यूसर तो मैंने बता ही दिया है, ये आपका कंज्यूमर्स की लिस्ट बताई गई है, एनिमल्स वगैरह तमाम सेकेंडरी कंज्यूमर और डेट्राइटिवोरस, जू प्लैंक्टन्स वगैरह। फिर इधर डीकम्पोजर की लिस्ट दिखाई दी गई है, जो कि ये डेड होंगे तो इनको डिकम्पोज करेगी और फिर से रीबैक कर देगी इन्वायरमेंट को, और फिर सनलाइट से वो लेकर ये सब भोजन बनाने लगेंगे। तो कुल मिला के पूरा इकोसिस्टम को हमने बता दिया है। तो बताने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम को आपको बैलेंस करना है तो तमाम जीवों का जो बैलेंस है वो बना के रखना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए ये कि आज जो सबसे बड़ा खतरा है वो केवल हमको बैलेंस में ही ध्यान नहीं देना, अपनी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ह्यूमन एक्सप्लोजन, उसी के कारण विश्व में सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है अरबों में, उससे क्या है, हमारी ज़मीन कम पड़ती जा रही है और हम लोग ग्रीन प्लांट को ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, जनसंख्या बढ़ती है तो भोजन नहीं मिल पा रहा है, और कुल मिला के इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप लोग खूब अधिक से अधिक प्लांटेशन कीजिए, ठीक है, और प्लांटेशन के लिए एक प्रोग्राम बनाइए, PPP, ट्रिपल P, मतलब तो आपका प्लांटेशन करिए, फिर प्रोटेक्शन करिए, फिर उसका प्रिजर्वेशन करिए, तभी प्लांट्स बचे रहेंगे। और गवर्नमेंट को भी चाहिए ये तमाम जो नौकरियां निकालती है उनमें पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नौकरियां निकाले, ताकि लोगों को भले कम सैलरी दे पर वो प्लांट को प्लांटेशन करें, प्रोटेक्ट करें और प्रिजर्वेशन करें, और वहाँ पर उनको खासकर गांव लेवल में ये उनको दिया जाए काम कि आप किसी प्रकार से पौधों की संख्या बढ़ाइए। और मेरी सलाह जनता जनार्दन से भी है कि आप लोग पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है उस पर रोक में आगे बढ़ के काम आइए। कि अभी तक जो हमारा नारा था हम दो हमारे दो, वो हटा के हम दो हमारे एक होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि हमारे अंदर जो दिमाग में बैठा रहता है कि बेटा बड़ा या बेटी बड़ी, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा कि भाई जो भी होगा पहला बच्चा बेटा या बेटी, उसको हम
समान मानेंगे, बराबर मानेंगे, इक्वलिटी का सिद्धांत आ जाएगा। और आप जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं पूरी दुनिया में, वुमेन एम्पावरमेंट, वो भी आपको सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होगी, ज़मीन का बंटवारा भी नहीं होगा। इकलौता बच्चा होगा, इकलौती बिटिया होगी, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, ज़मीनों का बंटवारा बंद हो जाएगा, बल्कि ज़मीन बढ़ सकती है लोगों की, और ह्यूमन पॉपुलेशन एकदम से कम हो जाएगा, तो बेहतरी आएगी और तमाम लोगों को रोज़गार के लिए इधर उधर मारे मारे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो केवल आप लोग नॉलेज के माध्यम से ये मत सोचिए कि नौकरी आपको मिल जाएगी। आप नॉलेज प्राप्त करके उसको दैनिक जीवन में उतारिए और नेचर को बहुत शुद्ध और साफ बना सकते हैं। इस प्रकार से आज की बात हमने देखी कि इकोसिस्टम किस प्रकार से आपको बताया जाए। ठीक है, ओके।